प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें बिल्कुल सरल तरीके से गणित को मैंने समझाया है। उन सब वीडियो को आपने देख लिया होगा। यदि फिर भी कोई वीडियो अगर आपका रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें। मैं आपको उस गणित की जो प्लेलिस्ट है वो आपको सेंड कर दूंगा, जिससे कि आप देख लें और परीक्षा में आप सफल हो जाएं। चलिए आज हम गणित में और कुछ नया सीखते हैं। तो चलिए, आपके पास क्वेश्चन है, सरल करो, है ना। ठीक, क्या लिखा है? 2/3 गुणा 3/2 गुणा 5/6 गुणा 6/5 गुणा 1/2। इसको सरल करना। ठीक है, क्या है? 2/3 गुणा 3/2 गुणा 5/6, फिर गुणा लगा के आपका 6/5 है, गुणे में 1/2। इसको सरल करना है तो इन चारों में से आपका कौन सा उत्तर होगा? तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप इसको देखते से ही समझ गए होंगे कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो ऊपर वाले से हम नीचे वाले को काट सकते हैं, या फिर हम ऊपर में सभी ऊपर वाले को गुणा करें और नीचे वाले का नीचे वाले में गुणा करें, तो एक बड़ी लंबी प्रोसेस होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, इस 2 से इस 2 को काट दें, इस 3 से इस नीचे वाले 3 को काट दें, इस 5 से इस 5 को काटें, इस 6 से इस 6 को काट दें, तो क्या बचा लास्ट में? 1/2। यानी कि आपका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका उत्तर होगा। ठीक, समझ में आ गया? इस 2 से ये 2 कट गया, इस 3 से नीचे वाला 3, है ना, अंश से हर काटेंगे तो 5 से ये वाला 5, 6 से ये वाला 6, और लास्ट में क्या बचा आपका? 1/2। यानी कि यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर होगा। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, ₹4 प्रति दर्जन की दर से 18 किलो का मूल्य बताओ। मतलब एक दर्जन, प्रति शब्द का मतलब क्या होता है? एक, मतलब एक दर्जन के कितने रुपये? 4 रुपये। तो 18 किलो का मूल्य बताइए। तो आपको पहले ये समझना होगा कि 4 रुपये के केले कितने आ रहे। तो यार दर्जन वर्ड लिखा ना, इस दर्जन शब्द का मतलब होता है 12। कितना? यानी कि 4 रुपये कितने केले आ रहे? 12 आ रहे। तो 18 किलो का मूल्य आप बताइए। तो देखिए 4 रुपये के दर्जन, मतलब एक दर्जन में कितनी संख्या होती है? तो 12 केले। ठीक है, 4 रुपये के 12 केले, तो आपको कितने लाना है? 18 केले। तो आप कैसे करेंगे? मतलब ये है कि 12 रुपये, मतलब 12 किलो का कीमत कितनी है? 4 है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 4 तिया 12। ठीक है, तो ये एक का मूल्य पता चलेगा आपको। मतलब ये है कि 12 किलो का जो मूल्य है वो 4 रुपये है। ठीक है, तो 1 रुपये कितने केले आ रहे हैं आपके? 3 केले आ रहे हैं। आपको समझ में आया होगा। देखो क्या लिख रखा है, 4 रुपये प्रति दर्जन। मतलब आप दुकान पे गए और आपने कितने केले खरीदे? वहाँ 12 केले खरीदे। ठीक है, तो यदि अगर बात की जाए तो देखिए, मतलब 4 रुपये के 12 केले, और यहाँ जो 3 आया ना, मतलब ये है कि 1 रुपये कितने के? 1 रुपये कितने केले निकाले हमने? 3 केले। कितने? 1 रुपये के 3। आपको लाना कितने हैं? तो आपको वहाँ लाने हैं 18 केले। कितने लाने हैं? 18 केले लाने हैं। तो मतलब ये है कि 1 रुपये के 3 केले आ रहे। अब आपको कितने खरीद के लाना? 18 केले खरीद के लाना है। ठीक है, आपको पता है कि 1 रुपये कितने केले आ रहे हैं? 3। तो आप 18 में क्या करेंगे? 3 से यदि भाग लगा देंगे, ठीक है, तो 3 छंग 18, 6 रुपये आपके लगेंगे। कितने? तो दर्जन का मतलब समझ में आया? कितने केले होते? 12 केले होते। ठीक है, तो 4 रुपये में 12 केले आ रहे, तो आपको 1 रुपये की कितना? 1 रुपये में 3 केले मिलेंगे। अब आपको बोल दिया कि 18 केले लेके आ रहा हो, तो आप क्या करेंगे? 18 में 3 का भाग लगा देंगे, 6 रुपये। ठीक है, ये भी आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर उत्तर आपका ये है 6 रुपये। देखिए 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसमें 5 का भाग पूरी तरह से चला जाए। मतलब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी। तो सभी चारों ऑप्शन में अपने पास 3 अंक की संख्या है। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पर भी इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पर भी इकाई दहाई सैकड़ा, और यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा। मतलब सभी संख्याएं अपनी 3 अंकों की। ठीक है, 5 से भाग पूरी तरह। तो 5 से भाग जाने के लिए आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? इकाई में देखेंगे। तो जब हम 5 का पहाड़ा देखते हैं ना, तो 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। मतलब एक बार 5, फिर 0 आता है, फिर 5, फिर 0 आता है। तो मतलब ये है कि इकाई में यहाँ 5, फिर 0, फिर 5, फिर 0, फिर 5 और फिर 0, ऐसे चल रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो मतलब ये 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर इकाई में 0, मतलब इसमें भी 5 से भाग जा सकता है। यहाँ पर इकाई में 5 है, मतलब ये भी 5 से डिवाइड होने वाली है, 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा।
यहाँ पर भी इकाई में 5 है, मतलब ये भी चले, लेकिन ये ए नंबर पे देखिए आप, इसमें इकाई में 9 है, मतलब ये तो अपना ऑप्शन खत्म हो चुका है। ठीक है, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसमें 5 का भाग पूरी तरह से चला जाए। अब आप देखिए इन तीनों में बी, सी और डी में बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर 995 जो है वो बड़ी से बड़ी संख्या है, मतलब यहाँ पर उत्तर आपका कौन सा होगा, 995। इसमें 5 से भाग लगाएंगे तो पूरी तरह इसमें भाग चला जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर होगा। तो आपको क्या याद रखना है, 5 के लिए इकाई में 0 और 5 अगर हो तो मतलब उसमें 5 से पूरा भाग जा सकता है। देखिए क्या लिखा है, खाली स्थान की पूर्ति करो। ठीक है, खाली स्थान की पूर्ति करो, तो यहाँ पर 4 लिखा है, फिर आपका डबल 4 है, फिर आपका 1 2 3 ट्रिपल है, फिर आपका 1 2 3 4 बार 4 है। तो आपको खाली स्थान की पूर्ति करना, तो मतलब एक सीरीज चल रही, श्रृंखला चल रही है। 4, फिर आपका 44, फिर 444, 4444, इस प्रकार अब अगली जो है संख्या क्या आएगी, आपका कितनी बार 4 आना चाहिए, तो 5 बार आना चाहिए। यहाँ 1 बार है, फिर 2 बार है, फिर 3 बार है, फिर 4 बार है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 1 2 3 4 और 5, यानी कि ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा। देखिए क्वेश्चन अपने पास है, एक सीलिंग फैन को 750 में खरीद कर, मतलब 750 में एक पंखा खरीदा है, उसको है ना 18% लाभ से बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब ये है कि आप एक पंखा खरीद कर लाए, कितने में, 750 में, उसको है ना आपको बेचना है, तो आपको कितना लाभ कमाना, 18% आपको लाभ लेना है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे कि 750 के अलावा आपको 18% लाभ कमाना है। ठीक है, तो लाभ हमेशा 100 के ऊपर रहता है, मतलब आप क्या करेंगे 100 में 18 जोड़ दें तो ये बनता है आपका 118। कितना बनता है, 118, और प्रतिशत के निशान की जगह आप लगा देंगे 100। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका विक्रय मूल्य यहाँ से निकल जाएगा। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1 शून्य है, इस 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ हटा दी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम 5 से काट देते हैं। ठीक है, ये आपका बनेगा 5 से अगर इसको काटें तो यहाँ पर क्या बनेगा, 5 दूना 10। ठीक है, 5 दूना 10, इसको अगर हम 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5, अभी 2 यहाँ शेष है तो 5 में 25। ठीक है, इस 2 से 118 को काटते हैं तो 2 पंजे 10, एक और बचा, और 2 नाम 18। ठीक है, यदि आप 59 और इस 15 का गुणा करते हैं तो आपका उत्तर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ हम 59 में 15 का गुणा करते तो 15 नंबर की कितना होता है, 135। तो 135 का 5 और हासिल आया आपका 13। ठीक है, 15 पंजे होता 75, 75 में 13 जोड़ा जाए तो 75 और 10 होता 85 और 3 88, यानी कि ये आपका उत्तर आया 885। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर आपका उत्तर होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं, पंखे को बेचना है, 750 में खरीदा है और उसको 18% लाभ से बेचना है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या किया हमने, 750 रुपये थे ना आपका क्रय मूल्य, उसमें 18% के लिए आपने क्या किया, 100 में 18 मतलब 118 कर दिया। ठीक है, और यहाँ प्रतिशत की जगह बटे में 100 लगाया और इसको हल किया तो हमें कितना उत्तर मिला, 885, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका उत्तर होगा। देखिए क्वेश्चन ऐसा है, रुपये 2000 मतलब 2000 रुपये की जमा राशि पर 5 वर्ष बाद एक बैंक 3000 वापस करता है, साधारण ब्याज की प्रतिशत दर क्या है। मतलब ये है कि आपने बैंक में 2000 रुपये जमा किए, 5 साल के बाद बैंक ने आपको 3000 वापस दिए, मतलब तो 2000 रुपये जमा किए और हो कितने गए, 3000 हो गए। मतलब किस प्रतिशत से ये 3000 रुपये हो गए, यानी कि यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि हमने जमा किए 2000 रुपये, कितने, 2000, तो 2000 के हो गए आपके, कितने हो गए, 2000 रुपये जमा किए थे, आपको वापस कितने मिले, 3000। मतलब ये है कि 2000 आपका मूलधन है, 3000 आपका मिश्र धन है। ठीक है, 2000 और 3000 के बीच में 1000 रुपये का अंतर है, मतलब ये जो 1000 रुपये जो है ना, ये क्या है आपका, ये ब्याज के हैं। ठीक है, मतलब आपको इतना ब्याज मिला। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2000 रुपये जमा किए और 1000 ब्याज के जोड़ दें तो आपको बैंक ने कितने वापस दिए, 3000 रुपये। ठीक है, और कितने साल, तो 5 वर्ष तक, कितने वर्ष में लिख रखा है, 5 वर्ष में, मतलब यहाँ पर कितना वर्ष है, 5 वर्ष। तो आपको पता है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। देखिए मैंने फार्मूला लिखा है, साधारण ब्याज बराबर क्या लिखा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो ब्याज कितना है इस क्वेश्चन में, तो आपने ब्याज देखा 1000 रुपये, तो आप ब्याज की जगह क्या लिख देंगे, 1000 लिख देंगे।
उसके बाद मूलधन कितना था, तो आपने बैंक में कितनी राशि जमा करवाई, 2000, तो ये मूलधन की जगह 2000 लिख देंगे। दर आपको ज्ञात करनी है, तो दर की जगह आप दर ऐसा ही रहने देंगे। समय कितना था, तो 5 साल, और आप बटे में क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। ठीक है, यदि इसको हम सोल्व करते हैं तो 2 शून्य से आपकी 2 शून्य ये वाली यहाँ से चली गई। इधर आपका कितना बचा, 1000। ठीक है, इधर क्या है आपका 20 और 5, 20 और 5 का गुणा करते हैं तो 20 पंजे कितना होता है आपका 100। तो ये बना 100 गुणा दर। यदि आपको दर निकालनी हो तो जो गुणे वाला है इसको यदि हम भाग में भेज दें तो यानी कि 1000 और इसके बटे में यहाँ से कौन आ गया, 100। ठीक है, इधर क्या रह गया आपका दर। ठीक है, तो 2 जीरो से यहाँ की 2 जीरो हटा दी तो दर कितनी निकली आपकी, 10%। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2000 रुपये हैं, 5 वर्ष बाद बैंक ने आपको 3000 वापस दिए। इसका मतलब है कि उसके अंदर ब्याज भी जोड़ दिया, वो कितने हैं, 1000। ठीक है, तो हमने साधारण ब्याज की जगह 1000 लिखा, मूलधन की जगह 2000 लिखा, दर हमें ज्ञात करनी, दर को ऐसा ही रहने दिया, समय की जगह 5 लिख दिया। ठीक है, 2 शून्य से ये वाली 2 शून्य हटा दी और इधर 1000 की जगह 1000 है, 20 पंजे कितना होता है, 100 गुणा दर। तो यह गुणे से कहा जाता है, तो बराबर है तो इसलिए गुणे से भाग में आ गया 100, तो केवल कितना बचा, दर 10%। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका उत्तर है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहे होंगे। यदि फिर भी समझ में नहीं आ रहे तो आप बेसिक गणित के जो वीडियो मैंने बना रखे हैं उन वीडियो को आप जरूर देख लें। वो इस चैनल की प्लेलिस्ट में है जिसमें लिख रखा है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा। ठीक है, यदि आपके पास नहीं हो तो आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उस वीडियो की लिंक आपको सेंड कर दूंगा। देखिए, इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और कर सकते हैं, और वो क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि यदि हमें दर निकालनी हो तो दर को हम एक तरफ लिख लेते हैं और इधर आपका ऊपर आएगा साधारण ब्याज गुणा 100। क्या आएगा, साधारण ब्याज गुणा 100। बटे में आपका दर यहाँ है तो मूलधन गुणा समय आपका बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो दर अपने आप निकल जाएगी। साधारण ब्याज आपका इस सवाल में बना 1000 रुपये। ठीक है, गुणे में आपने 100 लगा दिया। मूलधन आपका बैंक में 2000 आपने जमा किए थे, समय आपका 5 साल था। ठीक है, तो यहाँ पर इस 3 शून्य से हम 3 शून्य ऊपर की अगर काट दें, ठीक है, 2 से यदि हम इस 10 इसको काटे 100 को, तो 2 पंजे 10 और ये शून्य वापस यहाँ लगा दें। फिर इस 5 से इस 50 को काटे, 5 धाम 50, यानी कि इससे भी आपका दर जो है दर 10% आपकी निकल जाएगी। ठीक है, देखिए एक आयत की लंबाई 9 सेंटीमीटर, ठीक है, चौड़ाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर, तो उस आयत का क्षेत्रफल होगा। आयत मतलब आपके जो क्लास में बोर्ड होता ना ऐसा, तो आयत की लंबाई कितनी है, 9। ठीक है, चौड़ाई की बात करें तो वो कितनी है, 7 है। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल। लंबाई आपकी 9, ठीक है, सेंटीमीटर लिख दिया, चौड़ाई भी कितनी, 7 सेंटीमीटर है, तो उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको पता है ना, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। तो ये आपका आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, 9, चौड़ाई कितनी है, 7। ठीक है, 9 और 7 का गुणा करते हैं तो 9 7 होता है 63, कितना होता है, 63। लेकिन ये भी मैंने लिखा सेंटीमीटर में लिखा, लेकिन आपको ध्यान रखना क्षेत्रफल किसी का भी निकालना हो, तो किसी का भी क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या लगा देते हैं, उसको वर्ग लगाते हैं, या फिर इसको ऐसा लिखते हैं 63 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब भी कभी आपको क्षेत्रफल निकालने का काम पड़े तो आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग। क्या होती है, क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है। ठीक है, तो यहाँ भी ऑप्शन में देख लेते हैं हम, यहाँ पर 63 आपका 2 जगह है। देखो ए नंबर पे भी 63 है और बी नंबर पे भी 63 है, मतलब यहाँ घन लिखा है, यह आपका उत्तर नहीं होगा, यानी कि ए नंबर आपका उत्तर, क्योंकि हम वर्ग लिखा है। तो याद रखना, क्षेत्रफल निकालना हो किसी भी चीज़ का, आयत का है, किसी भी चीज़ का, वर्ग वगैरह का, तो उसमें क्या लगता है, वर्ग लगता है। ये घन कब लगेगा, जब आप किसी का आयतन निकालते हो। क्या निकालते हो, किसी का आयतन निकालते हो। तो आप जब भी कभी किसी का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसकी इकाई क्या होती है, वर्ग होती है। ठीक है, चाहे वो मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको वर्ग लिखना पड़ता है। और किसी भी चीज़ का आपको है ना आयतन निकालना हो तो उसकी इकाई होती है घन में, चाहे वो घन सेंटीमीटर हो, घन मीटर हो, कुछ भी। तो ये आपको बेसिक जानकारी आपको पता है, ऐसे मैंने बता दी है। ठीक है, तो क्षेत्रफल में वर्ग लगता है और आयतन में घन लगता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यदि ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करना है। ओके, थैंक यू।